Hello everyone. Today we will discuss computer system and organization. कुछ notes, कुछ important questions for class 11 students. Welcome to my channel e-learning classes. Let us start the topic. सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कंप्यूटर सिस्टम में दो वर्ड डेटा और इंफॉर्मेशन. डेटा क्या है? द रॉ फैक्ट्स. कोई भी फिगर, सिंबल, नंबर जो कुछ भी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है उसको हम लोग कहते हैं डेटा. और वही जब अनऑर्गेनाइज्ड डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कुछ नाम, कुछ नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं. इसको हम लोग कह रहे हैं डेटा. ठीक है. ये डेटा का प्रोसेसिंग हुआ. यहाँ पे बोला गया 100 और 97 का प्लस दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा गया है. एंड देन द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. ये है रॉ फैक्ट्स, रॉ डेटा, और ये है प्रोसेस डेटा, इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस डेटा? अब ये जो नीचे नंबर डिटेल्स दिए हुए हैं, ये डिटेल्स किसके हैं? तो ये पर्टिकुलर हेडिंग्स के. मीन्स नेम अभिनव, क्लास 11, एडमिशन नंबर 106, मार्क्स ऑफ CS 100, मार्क्स ऑफ हिंदी 97 और टोटल 197. ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो गया. तो ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन. ओके, लेट अस प्रोसीड. कंप्यूटर सिस्टम हैज 4 फिजिकल कंपोनेंट्स. उसके 4 मेन कंपोनेंट्स है. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU एंड मेमोरी यूनिट्स. ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर है. कंप्यूटर के हार्डवेयर ये सब कहलाते हैं. इनके बिना आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. Now, a computer is an electronic device that accepts a set of data and instructions in the form of program, execute it and display the output to the user. एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है? सेट ऑफ डेटा एक्सेप्ट करता है और उसका इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के रूप में उसको एक्सेप्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है. एंड डिस्प्ले द आउटपुट टू द यूजर, यूजर के लिए डिस्प्ले करता है आउटपुट को, रिजल्ट को. ये जो प्रोसेस डेटा है ये है रिजल्ट. और ये जो अनप्रोसेस डेटा था, रॉ फैक्ट्स था, इसको हम लोग कहते हैं डेटा. लेट अस प्रोसीड. Every task given to computer follows an input process output cycle. इसको कहते हैं IPO साइकिल. क्या है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट साइकिल. इसमें इनपुट काम करता है, वो इनपुट डेटा रिसीव किया, उस डेटा रिसीव करने के बाद उसका इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोसेस किया गया और उसको आउटपुट के रूप में आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करा दिया गया. दैट इज IPO साइकिल. लेट अस सी इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं. इनपुट डिवाइस क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो कि इनपुट को एक्सेप्ट करता है. एंड इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट्स इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी फॉर्म सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर जैसे अंडरस्टूड कर सके, समझ सके, वैसे इनपुट को वो एक्सेप्ट करता है. इसके एग्जांपल क्या क्या है? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर. ठीक है. स्मार्ट कार्ड रीडर. देखिए यहाँ पे ये है बारकोड रीडर. ये बारकोड रीडर हम लोग बहुत सारे मॉल्स में आजकल देखते हैं, जिससे ये बारकोड को रीड करते हैं लोग. ठीक है. दिस वन इज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ये लगभग बैंक में यूज किया जाता है. और थर्ड वन इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर. ठीक है. ये क्या है? आज के डेट में जितने भी OMR सीट्स है, ये रहे OMR सीट्स, उनको इस मशीन में डाल दिया जाता है और ये इवेल्युएट करता है मशीन अकॉर्डिंग टू देयर डेटा. ठीक है. तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइस. द यूनिट इज फॉर्म्ड बाय द आउटपुट डिवाइस attached to the computer. It produces the output generated by the CPU in a human understandable form. ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ये डेटा को आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है, जिसको कि ह्यूमन समझ सके, पढ़ सके. सच एज ऑडियो, वीडियो,
टेक्स्ट और हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मीन्स प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट अगर प्रिंटर से प्रिंट होकर आपके लिए आ रहा है तो दैट वन इज हार्ड कॉपी। इसका एग्जांपल कुछ ऐसे दिया हुआ है, एलसीडी स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर, वीडियो मॉनिटर, ये सब वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। दे ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस, जिससे कि हम लोग ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डेटा को पाते हैं अपने स्क्रीन पर। नाउ नेक्स्ट वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसी में मेन एक्चुअल प्रोसेसिंग किया जाता है डेटा का, एक्चुअल प्रोसेसिंग इसी में होता है। इसको कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर करता है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ये सीपीयू के अंदर लगा हुआ है, इसलिए हम लोग सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह देते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द सीपीयू थ्रू प्रोग्राम्स। इट परफॉर्म्स arithmetical and logical operation as per given instructions and stores the result in memory. CPU stores data and its instruction in its local memory called register, ठीक है। ये देखिए CPU का तीन मेन पार्ट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर। रजिस्टर क्या है इसको हम लोग अभी देखेंगे। ये CPU का एक मेन पार्ट है जो कि लिमिटेड साइज में रहता है हर एक सिस्टम में। कुछ यहाँ पे प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ये प्रोजेक्टर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है जो यहाँ पे दिए गए हैं। प्रिंटर से हम लोग का हार्ड कॉपी प्रिंट होता है, प्लॉटर से लार्ज कोई भी डायग्राम हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, और प्रोजेक्टर से हम लोग का स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। बड़े स्क्रीन पे अगर हम लोग को डिस्प्ले करना है तो हम लोग प्रोजेक्टर का हेल्प लेते हैं। क्लियर? Different registers are used for storing data, instruction और immediate result, intermediate result। intermediate result अगर आपको स्टोर करना कहीं पर, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रजिस्टर का यूज करते हैं। अलग अलग रजिस्टर अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है। CPU has three main components। क्या क्या थ्री मेन कंपोनेंट्स उसके? पहला है ALU, दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा है CU और रजिस्टर। ये तीनों जैसे इस डायग्राम में भी शो किया जा रहा है, CU, ALU और रजिस्टर, तीन मेन पार्ट्स CPU के। उसके बाद ये देखिए ये प्रोसेसर, यही है पूरा CPU का सिस्टम आर्किटेक्चर। इनपुट लिया, प्रोसेस किया और आउटपुट स्क्रीन में दे दिया। इन बिटवीन इफ देयर इज एनी स्पेस फॉर स्टोरिंग द डेटा, फॉर दैट इट रिक्वायर्स मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या मेन मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं। लेट अस सी ALU क्या है। ALU है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें क्या हो रहा है? ऑल कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन आर मेड इन दिस यूनिट। जितने तरह का कैलकुलेशन होगा वो इस यूनिट के द्वारा ही परफॉर्म किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। ये पूरा प्रोसेस जो भी सिस्टम के अंदर हो रहा है इसको ये कंट्रोल कर रहा है। इट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द इंटरप्रिटेशन, फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जितना भी डेटा है, जितना भी इंटरप्रिटेशन है, जो कुछ भी काम CPU के अंदर हो रहा है, इसको कंट्रोल करने वाला कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? ये एक हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज एरिया है CPU के अंदर, ठीक है। हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज एरिया ये क्या करता है? इट वर्क्स एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द CU, स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन को करते समय, कोई भी प्रोसेसिंग करते समय जो डेटा इमीडिएट जरूरत है वो डेटा CU के द्वारा इस रजिस्टर में रखा जाता है, जिससे कि प्रोसेसिंग में टाइम कम लगे या ना लगे और डेटा को इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जा सके। नेक्स्ट वन इज CACH, कैश मेमोरी और कैच मेमोरी हम लोग कहते हैं। इट इज ए स्मॉलर मेमोरी दैट आवर प्रेयर much faster than the primary memory or RAM. It is played between CPU in the main memory. It quickly makes the data available to the CPU instead of sending to the main memory. Main memory की भेजने का
बदले इसको हम लोग सीपीयू में डायरेक्ट कोई भी डेटा भेजना हो तो हम लोग कैश मेमोरी का यूज करते हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी क्या है, मेमोरी के डिफरेंट यूनिट क्या क्या है उसको देखते हैं। मेमोरी इज यूज्ड एज अ स्टोरेज यूनिट for program as well as data which is directly accessible to the CPU, as all work is done in RAM, so it is volatile in nature. Primary memory और main memory क्या है, volatile in nature. That means it takes the task and when it is executed or finished it clears the memory and gets ready for the next task to be executed. मतलब volatile क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जब भी कोई टास्क लेता है उस डेटा को वो तभी तक रखता है जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाए। एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद उस डेटा को वो रिलीज कर देता है, मेमोरी को क्लियर कर देता है, जिससे कि वो मेमोरी फिर नेक्स्ट डेटा को ले सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। ओके, ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, it is the memory that we are used to store the process data for future reference. फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर आपको डेटा रखना है तो हम लोग सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी में रखते हैं। इट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, फ्लैश और पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडीज etc. ठीक है, तो मेन मेमोरी के कितने पार्ट्स हैं? मेन मेमोरी के बोला जा रहा है दो पार्ट्स हैं, रैम और रोम। अब देखिए यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या है, देखिए the smallest unit is bit which means either 0 or 1. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का होता है बिट। एक बिट मतलब 0 और 1 दोनों में से एक सिग्नल, क्योंकि बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट से आया है और बाइनरी डिजिट में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ दो ही लेटर होते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो 4 बिट्स में एक निबल, 8 बिट्स में 1 बाइट। On the same way 1024 byte, that means 1 kilobyte, 1024 kilobyte में 1 megabyte. In this way gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte and yottabyte. At present we are working or world is working with 1024 ZB, that is 1 yottabyte. ये डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से सिस्टम स्टोर हो रहा है। आज के डेट में इंडिया में कम से कम टेराबाइट तक यूज कर रहे हैं लोग, मगर वर्ल्ड में यहाँ पे लोग हैं इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेट अस प्रोसीड। अगला टर्म है बूटिंग। बूटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द सिस्टम फाइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम from the disk into the computer memory to complete the circuitry requirement of the system called booting. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिस्टम फाइल को, मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिस्क में कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा लाया जाता है, फ्रॉम द डिस्क टू द कंप्यूटर मेमोरी। डिस्क से कंप्यूटर मेमोरी में लाते हैं to complete the circuitry requirement of the computer system. कंप्यूटर सिस्टम का सर्किटरी मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको कहते हैं बूटिंग। बूटिंग दो तरीके का होता है, एक है कोल्ड बूट, एक है वार्म बूट। कोल्ड बूट क्या है? इफ द कंप्यूटर इज इन ऑफ स्टेट एंड वी बूट द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द पावर ऑन। स्विच ऑन किए, सीपीयू को प्रेस किए और सिस्टम ऑन हो गया, जो अपने आप प्रोसेसिंग करते हुए अपने आप ऑन हो रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोल्ड बूटिंग। इसको हम लोग कहते हैं कोल्ड बूटिंग। ऑन द अदर हैंड वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या है? इफ द सिस्टम इज ऑलरेडी ऑन, अगर सिस्टम ऑन है एंड वी रीस्टार्ट इट बाय प्रेसिंग रीसेट बटन फ्रॉम द सीपीयू। रीसेट बटन सीपीयू में है, उसको प्रेस कर दिए और प्रेस
कंट्रोल ऑल्ट और डेल की एक साथ इन तीनों की को अगर प्रेस कर देंगे फ्रॉम द कीबोर्ड तो आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा। या तो सीपीयू से रीसेट कर दीजिए या तो फिर ये तीनों की कीबोर्ड से साइमल्टेनियसली प्रेस कीजिएगा तो सिस्टम रीसेट हो जाएगा। इस रीसेट की कहते हैं हम लोग वार्म बूट। ठीक है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। नेक्स्ट लेट अस सी डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग को जैसा मालूम है लगभग 3000 साल पहले चाइनीज लोगों ने सबसे पहली बार एबाकस बनाया, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। आफ्टर दैट, आफ्टर मेनी years different works and different inventions, Charles Babbage invented a machine called as analytical engine and difference engine. Then after they started working on the different generations. ये माना जाता है कि फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56 में हुआ। इसमें सबसे पहली बार वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये इसमें लगा गए और ये लार्ज साइज का हो गया, इतना लार्ज साइज का कि इसको यूज करने के लिए बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी लगता था और उसको रखने के लिए लगभग एक बड़ा सा कमरा लगता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कुछ ऐसे थे, ENIAC, ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC, they all are the different systems, different computers invented during this generation. ENIAC का full form इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये सब अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। सेकेंड जनरेशन इस 56 के बाद से शुरू होता है, 56 से 63। सेकेंड जनरेशन इसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स लाया गया इन प्लेस ऑफ, ट्रांजिस्टर्स लाए गए इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर आए और वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किए। दे रिक्वायर्ड ओनली 1/10 ऑफ द पावर रिक्वायर्ड बाय द वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब में जितना पावर लगता था उससे 1/10 पावर में ही इसका काम होने लगा, तो ये कुछ छोटा हुआ। इसमें क्या हुआ, दिस जनरेशन कंप्यूटर जनरेटेड लेस हीट एंड वेर रिलायबल। ये लेस हीट जनरेट करते थे इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाने लगा। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन दिस जनरेशन, यही एक जनरेशन था जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंशन शुरू हुआ। द थर्ड जनरेशन 64 से 71, इसमें क्या आया, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया। ट्रांजिस्टर रिप्लेस किया गया आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट नोन एज चिप। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए गए जो कि ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। सबसे पहले आया था वैक्यूम ट्यूब, उसको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में उस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फ्रॉम स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट which had 10 transistors per chip। ठीक है, सब शुरुआत किया गया एक ऐसा आईसी बनाने के लिए जिसमें कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ISIC, ठीक है, SMIC, एस स्मॉल स्केल SSIC, इसमें क्या थे, 10 ट्रांजिस्टर्स लगे थे एक एक में, और उसके बाद पहला यूज किया गया। नेक्स्ट उसके बाद आया मिडिल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें क्या हुआ, 100 ट्रांजिस्टर्स लगे, एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन फ्यू फास्टर एंड मोर रिलायबल कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन में कुछ आईसी यूज हुआ। फोर्थ जनरेशन में इसी का लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और वेरी लार्ज स्केल। 1972 से कहा जाता है कि प्रेजेंट तक LSI और VLSI का यूज हुआ। क्या मतलब हुआ, एज ए रिजल्ट माइक्रो प्रोसेसर केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो हम लोग अभी भी यूज करते हैं वो यूज होने लगा, इसीलिए इसको कहा गया माइक्रो कंप्यूटर्स। हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क वर इन्वेंटेड। ठीक है, इसमें इन्वेंट किया गया हार्ड डिस्क का भी, जो कि डेटा को स्टोर कर सके। फिफ्थ जनरेशन एंड बियॉन्ड, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर इन स्टिल डेवलपमेंट स्टेज। स्टिल डेवलपमेंट स्टेज में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, जिसमें कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है और वॉइस रिकॉग्निशन का यूज हो रहा है। डिफरेंट
पैरेलल प्रोसेसिंग किए जा रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग का एआई बहुत ही फ्रीली काम कर सके। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजीज में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया ट्रांजिस्टर, उसके बाद आया आईसी, उसके बाद आया एलएसआई और वीएलएसआई, उसके बाद आया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस तरीके से 5 जनरेशन हम लोग का है सिस्टम में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस करते हुए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मीन्स एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन। An analog computer is a form of computer that uses continuous physical phenomena such as electrical, mechanical or hydraulic quantities to model the problem being solved। कोई भी काम को करने के लिए, जैसे थर्मोमीटर है, जैसे स्पीडोमीटर है, ठीक है, जैसे मल्टीमीटर है, ये सब जितने भी डिवाइस है ये सब एनालॉग कंप्यूटर के रूप में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल फिनोमेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिजिटल कंप्यूटर्स। अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन विथ क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड एज डिजिट्स यूजुअली इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर को अगर रिप्रेजेंट करता हुआ कोई भी सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है या लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन में अगर कोई सिस्टम है तो वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। A combination of computers those are capable of inputting and outputting in both digital and analog signal। दोनों सिग्नल में जो लोग काम कर सके ऐसा कोई सिस्टम अगर है तो वो सिस्टम हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, a hybrid computer system setup offers a cost effective method of performing complex simulation। कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को परफॉर्म करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अगर कोई काम हो रहा है तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर में ही हो रहा है। ठीक है, जैसे द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेडिकल साइंस लाइज इन दिस कैटेगरी। मेडिकल साइंस में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं दे ऑल आर द कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स। टेंजिबल मतलब विच कैन बी टच्ड, ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो कि अभी हम लोग देख रहे थे, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर। ठीक है, दे ऑल आर टेंजिबल मतलब दे कैन बी टच्ड। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स। देखिए दिया हुआ भी है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, दे ऑल आर डिफरेंट tangible components called as the hardware। ठीक है, on the other hand if we talk about the software, software क्या है? simply the computer programs। ये और कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। the instruction given to the computer in the form of program are called softwares। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर दिया जा रहा है प्रोग्राम के रूप में वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम which are used for different purposes। एक सेटअप प्रोग्राम अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा सॉफ्टवेयर। ऑल द प्रोग्राम्स यूज्ड इन कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं कंप्यूटर में, किस चीज के लिए? फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें देखिए इस डायग्राम में सॉफ्टवेयर के 3 कैटेगरी दिखाए जा रहे हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो कि सिस्टम को हैंडल करता है। इसके 2 मेन पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी 2 पार्ट है, जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड। और ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, उनके 3 पार्ट हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये सबको अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे।
ये जनरल पर्पस और कस्टमाइज, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जितने भी एप्स हम लोग बोले जाते हैं वो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, जनरल पर्पस मतलब कोई भी, जैसे हम लोग का ऑफिस का पैकेज है MS ऑफिस, वो जनरल पर्पस है। और अगर फी कलेक्शन सॉफ्टवेयर की हम लोग बात करें, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, दे ऑल आर कस्टमाइज, मतलब किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक कंप्यूटर में ही यूज होता है, तो वो है कस्टमाइज्ड। थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूटिलिटी होने पर, जब उसकी जरूरत होगी तभी उसको यूज किया जाए, मगर वो सिस्टम में प्रेजेंट रहे, उसको हम लोग कहेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग जिप सॉफ्टवेयर बोलते हैं, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, बैकअप सॉफ्टवेयर सिस्टम का बैकअप लेते हैं, टेक्स्ट एडिटर, ये सब अलग अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये हर एक सिस्टम में रहते हैं, मगर जब इनका जरूरत पड़ता है तभी इनको सिर्फ यूज किया जाता है, अदरवाइज दीज टू वेयर यूज्ड इन जनरल। ठीक है, देखते हैं अब आगे इन लोग को। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले, इसमें क्या दो पार्ट अभी हम लोग देखे थे, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है, डॉस है, विंडोज है। डॉस मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पुराना है। उसके बाद विंडोज XP, विंडोज विस्टा, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं और उसको यूज भी करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, उसका एग्जांपल कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये लैंग्वेज प्रोसेसर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का देखिए, जैसे मैं भी कह रहा था, जनरल पर्पस में ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, एडोब पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सब अलग अलग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैं। और टेलर्ड और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में स्कूल मैनेजमेंट, पेरोल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, ETC, ये सब अलग अलग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका जरूरत सभी आदमी को नहीं होता, सभी कंप्यूटर को नहीं होता। जैसे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो स्कूल में सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है फी कलेक्शन के लिए, डेटा मैनेज करने के लिए, रिकॉर्ड जनरेट करने के लिए, रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने के लिए, वो सब स्कूल मैनेजमेंट में आते हैं। वो सबके पास यूज भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। पेरोल, कोई भी ऑफिस में पेरोल सिस्टम के लिए जो यूज किया जाए, स्टाफ के पेमेंट के लिए, स्टाफ के कितने दिन प्रेजेंट है, कौन कितना दिन एब्सेंट है, ये सब डिटेल्स जानने के लिए, तो ये पेरोल सिस्टम है। ठीक है, थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसा हम बोल भी रहे थे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन टूल, एंटीवायरस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हर सिस्टम में है, मगर यूज तभी होगा जब उसका जरूरत पड़ेगा। WinRAR, WinZip हर एक सिस्टम में है, मगर जब हम लोग को जिप करना होता है कोई फाइल को, तभी हम लोग इनका यूज करते हैं, अदरवाइज इनका यूज नहीं होता है। डिस्क क्लीन करना है, डीफ्रैगमेंट करना है, ठीक है, एंटीवायरस चलाना है, दे ऑल आर डिफरेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहला, अभी तक हम लोग जो देखे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, क्या है नहीं है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सॉरी, operating system is a platform between hardware and user which is responsible for the management and coordination of activities and the sharing of resources of a computer। सिस्टम में जितने भी रिसोर्स शेयर किए जा रहे हैं, जितने भी हार्डवेयर शेयर किए जा रहे हैं, उन सबको मैनेज करने को, उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो एक्टिविटी यूज किया जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट होस्ट द सेवरल एप्लीकेशंस, ये मैक्सिमम एप्लीकेशन के लिए होस्ट का काम करते हैं, दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर एंड हैंडल्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए, हर एक ऑपरेशन को स्मूथली परफॉर्म करवाने के लिए जो सिस्टम का जरूरत है, वो सिस्टम का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, लेट अस सी। प्रोसेसर मैनेजमेंट मींस प्रोसेसर को मैनेज करता है कि
किस काम को कैसे करना है, कब करना है, प्रोसेसिंग कैसे होगा, ये सब फंक्शन ओएस करता है हर एक सिस्टम के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट, डेटा अवेलेबल है तो मेमोरी किस तरीके से मैनेज किया जाएगा जिससे कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज किया जा सके, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है। फाइल मैनेजमेंट, अब फाइल डेटा स्टोर हो गया मेमोरी में, मगर वो डेटा किसी एक लोकेशन में स्टोर हो रहा है, किसी एक फाइल नेम के साथ स्टोर हो रहा है। वो जो फाइल नेम है वो फाइल मैनेज किया जा रहा है कि किस फाइल का क्या नाम होगा, उसका क्या एक्सटेंशन होगा, उसके साथ ही ये मैनेज करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को ही मैनेज करता है। नॉट ओनली दैट, डिवाइस मैनेजमेंट, जितने भी हार्डवेयर डिवाइस उसके साथ अटैच्ड हैं वो सब स्मूथली काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, किसी तरह का कोई अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो वो इंडिकेट करना, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन में आता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप्स के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि जिस टाइम में जिस काम को करना है पर्टिकुलर वही टाइम में उस प्रोग्राम को, उस कोड को प्रोसेस करना जिससे कि वो टाइम पे आउटपुट दे सके, वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका कि यूज नॉर्मल वेदर फोरकास्टिंग में किया जा रहा है। किस टाइम में वो किस सिस्टम में दिखाता है कि कहाँ पे कैसा वेदर है, क्या है, वो सब डिटेल्स चेक करना। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग DOS पढ़े थे अभी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या है, ये देखिए यहाँ पे DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब एक यूजर एक बार में उस सिस्टम को यूज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर मतलब एक साथ बहुत सारे यूजर सिस्टम को यूज कर सके, दैट वन इज मल्टी यूजर। और मल्टीटास्किंग, जब मल्टी यूजर रहेंगे तो मल्टीटास्किंग भी होगा, दैट मीन्स बहुत सारे काम एक साथ किए जाएंगे। और सिंगल टास्किंग, और ऑन द अदर हैंड अगर मल्टीटास्किंग नहीं है तो कोई एक आदमी काम भी कर रहा है तो भी वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, सोलारिस, एंड्रॉयड, बॉस, they all are the different ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बॉस बहुत कॉमन है, जिसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बॉस स्टैंड्स फॉर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बॉस का फुल फॉर्म आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कहीं पे, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉस? नॉट ओनली 11, it may be asked in 12 also, randomly it is being asked in standard 12 board exam कि बॉस का फुल फॉर्म क्या है। बॉस स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो बॉस स्टैंड्स फॉर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? होप आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? अभी हम लोग देख रहे थे लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। सिंस अ कंप्यूटर हार्डवेयर is capable of understanding only machine language instruction, हम लोग को मालूम है कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। सो इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग जो टाइप करते हैं, जो सिस्टम में टाइप किया जाता है यूजर के द्वारा, वो है हाई लेवल लैंग्वेज, मगर जो सिस्टम समझता है उसको कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करना ही लैंग्वेज प्रोसेसर का काम है। तो दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों लगभग एक ही काम करते हैं। देखिए, इट इज अ ट्रांसलेटर, दोनों ट्रांसलेटर है, which converts high level into machine level language in one go। one go means at a time, पूरा सोर्स कोड को
एक ही बार में कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। देखिए लिखा है अ सोर्स प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम लैंग्वेज इन मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन मशीन लेवल लैंग्वेज। सोर्स कोड को वन गो मीन्स एट ए टाइम्स पूरे सोर्स कोड को हाई लेवल में जो लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर भी सेम एक ट्रांसलेटर ही है जो कि कन्वर्ट करता हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में, मगर लाइन बाय लाइन। ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन। यहाँ पे है इन वन गो। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। कंपाइलर एक बार में पूरे पेज को, पूरे सोर्स को चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, और ये लाइन बाय लाइन करता है। इट टेक्स वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन कोड व्हिच इज इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तुरंत एग्जीक्यूट करने के लिए उस लाइन को वो कन्वर्ट करता है। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ सेपरेट कंपाइलेशन और रन। अलग कंपाइलेशन का जरूरत उसको नहीं है, वो उसी जगह पे ठीक करवा रहा है, उसी जगह पे उसको काम करवा रहा है। However, it is slow in processing as compared to compiler. मगर ये तो स्लो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन रीड करता है, एक बार में एक लाइन, उसमें अगर कोई रेक्टिफिकेशन है उस कोड में तो उसको ठीक करवाया, तब उसको चेंज किया, नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड सो ऑन। मगर ये क्या किया, एक ही बार में सबको चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, कंपैरेटिवली इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन द कंपाइलर। द थर्ड वन इज असेंबलर। असेंबलर क्या है? इट ट्रांसलेट्स द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाला लैंग्वेज प्रोसेसर को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं असेंबलर। ठीक है, तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक पार्ट्स हैं कॉल्ड एज लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो अभी तक हम डिस्कस किए, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम आंसर भी यहाँ बता दे रहे हैं, आप लोग अपने से भी कोशिश कीजिएगा। विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वेंशन बॉट रिवॉल्यूशन इन अर्लियर कंप्यूटर्स? अर्लियर कंप्यूटर में रिवॉल्यूशन लाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया गया? वो था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, किस जनरेशन में हुआ ये आप लोग देखिएगा। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये बताया गया है। Which memory is responsible for booting of system? सिस्टम बूट करते समय किस मेमोरी का जरूरत पड़ता है, रैम का या रोम का? तो उसका आंसर होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। सिस्टम बूटिंग के समय रीड ओनली मेमोरी का ही जरूरत पड़ता है। Where do you find analog computers in daily life? डेली लाइफ में एनालॉग कंप्यूटर हम लोग कहाँ देखते हैं? बाइक का स्पीडोमीटर, बाइक का स्पीडोमीटर में, वोल्ट मीटर में, ये सब हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फर्मवेयर? फर्मवेयर किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स और डेटा दैट हैज बीन रिटन इनटू रोम। सॉफ्टवेयर क्या है? जो कि रोम में लिखा गया वही है। फर्मवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ROMs, PROMs, EPROMs that have data or program recorded on them are firmware। क्या मतलब हुआ? हम लोग रोम जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, उसके कुछ पार्ट्स भी हैं जैसे PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। इस हार्डवेयर डिवाइस में जो हम लोग सॉफ्टवेयर का कोडिंग कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? फर्मवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही फर्मवेयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर इन डेली लाइफ। हाइब्रिड कंप्यूटर जो डेली लाइफ में यूज होता है उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हार्टबीट मशीन, जो हार्टबीट मेजर करती हो, या ब्लड प्रेशर मशीन जो मेडिकल साइंस में यूज हो रहा है आजकल। ब्लड प्रेशर मशीन, हार्टबीट मशीन, दे ऑल आर
द डिफरेंट हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज अ सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस। व्हाई? सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एआई का यूज हो रहा है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही ये पूरा रोबोटिक्स काम करता है, और उसी के कारण ये आज के डेट में सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस बन रहा है, फिफ्थ जनरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंड द फॉलोइंग। कुछ कुछ एब्रिविएशंस दिए हुए उन लोग को एक्सपेंड करना होगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एडवैक का देखिए यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये एडवैक का है। इन्हीं का भी फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इस तरीके से ये सब को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इस सब का बहुत जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बूटिंग? अभी हम लोग पढ़े थे बूटिंग क्या है, होप आप लोग को भी समझ में आ गया। बूटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम के मेन मेमोरी में लोड किया जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। इसके दो टाइप हम लोग पढ़े थे, कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोई बता सकते हैं वार्म बूट का क्या कोडिंग था? वार्म बूट के लिए कौन सा 3 की कीबोर्ड से प्रेस कर रहे थे हम लोग? हम दिखाए भी थे आप लोग को, देखिए फिर से दिखाते हैं। ये देखिए, कंट्रोल ऑल्ट एंड डेल, ये 3 हम लोग साइमल्टेनियसली अगर प्रेस करेंगे तो सिस्टम वार्म बूट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेमोरी? मेमोरी का काम क्या है, मेमोरी का फंक्शन क्या है? ठीक है, इसका काम क्या है देखिए, इट टेम्पररीली होल्ड्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के समय जो डेटा को टेम्पररीली होल्ड कर रहा है वो क्या है? मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड टू डू द फॉलोइंग। कुछ कुछ यहाँ फंक्शन दिए हुए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए हुए, उनमें कौन सा डिवाइस यूज होगा वो आप लोग को बताना है। ठीक है, और किस तरह का डिवाइस होगा, वो इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा बताना है। टू आउटपुट ऑडियो, हम लोग कहीं पे अगर कोई ऑडियो सुनते हैं तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है? स्पीकर। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। टू एंटर टेक्सचुअल डेटा, कहीं अगर टेक्स्ट एंटर करना, टाइप करना है, हम लोग कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं? कीबोर्ड। ये कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। थर्ड वन इज टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। स्क्रीन में कुछ टेक्स्ट फाइल लिखे हुए हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, उसका अगर हार्ड कॉपी लेना है किसका जरूरत पड़ेगा? प्रिंटर का जरूरत पड़ेगा। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है, टू डिस्प्ले डेटा और इंफॉर्मेशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। हार्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट फाइल के लिए प्रिंटर, मगर टू डिस्प्ले डेटा और इंफॉर्मेशन उसके लिए मॉनिटर। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, टू एंटर ऑडियो बेस्ड कमांड, ऑडियो बेस्ड कमांड एंटर करना है आपको, मीन्स हम जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा या वो कहीं पे स्टोर होगा। तो कौन करेगा? तो माइक्रोफोन करेगा। ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रखिएगा सब के सब किस तरह के डिवाइस, अलग अलग कैटेगरी के डिवाइस है। नेक्स्ट, टू असिस्ट अ विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल इन एंटरिंग डेटा। एंटरिंग डेटा, कोई एक अंधे को, कोई एक ऐसे विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट को अगर कोई ऐसा डिवाइस हेल्प कर सकता है तो वो क्या है? ब्रेल कीबोर्ड। ब्रेल
जो लैंग्वेज है उसके लिए ऐसा कीबोर्ड एंटर यूज होता है, जिससे कि वो लोग जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है वो लोग एंटर करते हैं डेटा कंप्यूटर में। ठीक है, ये कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। क्लियर? तो ये पहला वाला हो गया आउटपुट डिवाइस, दूसरा हो गया कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, तीसरा और चौथा ये दोनों आउटपुट डिवाइस, ये माइक्रोफोन और ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये कुछ ऐसे डिवाइस है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ठीक है, ये कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, इससे आप लोग को पता करना है कि कौन से तरह के सॉफ्टवेयर है ये लोग। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। पहला है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर है। ठीक, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। बैकअप, बैकअप क्या है? बैकअप भी हम लोग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर लैंग्वेज प्रोसेसर है। एंटीवायरस, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए सबका अलग अलग कैटेगरी नीचे में बना कर लिख दिया हूँ, ये सब आप लोग को एक बार देख लेना है कौन किस कैटेगरी में है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी चीज रटने के बजाय अगर आप समझिएगा तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा और वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, देखिए इसीलिए मैं लास्ट में ये लाइन आप लोगों को कह रहा था, लेट योर माइंड बी एन ओपन विंडो, लेट द फ्रेश एयर इन। मतलब आप अपने माइंड को ओपन विंडो की तरह रखिए, जिससे में कि फ्रेश एयर आता रहे और आप कोई भी कंटेंट को बिना रटे समझ सके और अपने साथ में रख सके। ठीक है, होप ऑल ऑफ यू हैड अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर करें हमको। कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे क्लियर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मस्ट सब्सक्राइब योर चैनल। दिस वन इज फॉर यू पीपल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।